अध्याय 12 मुक्ति वाहिनी। ये सिडनी शैनबर्ग का पहला युद्ध था। दिल्ली स्थित न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो प्रमुख ने कंबोडिया और वियतनाम के भीषण युद्धों की रिपोर्टिंग की थी, लेकिन जब उन्होंने बांग्लादेश में गुरिल्ला युद्ध की रिपोर्टिंग शुरू की तो वे नए थे। वे गंभीर स्वर में याद करते हैं, आप कम समय में बहुत कुछ सीख जाते हैं। युद्धकला के अपने शुरुआती प्रशिक्षण के लिए वे बंगाली विद्रोहियों के साथ गए थे। वे बताते हैं कि उन्हें भारतीय सीमा पर जाने की अनुमति दी गई थी, जहां सीमा सुरक्षा बल के भारतीय मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दे रहे थे, जिसे बंगाली विद्रोही खुद को लिबरेशन आर्मी कहते थे। भारतीयों ने कहा कि वे उन्हें वहां ले जाएंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने क्या किया। शैनबर्ग के लिए ये छापा आज भी एक भयावह स्पष्टता रखता है। वे लगभग 10 विद्रोहियों के एक दस्ते के साथ गए थे, जिनमें से 3 के पास जूते भी नहीं थे। वे एक नदी के किनारे चुपके से आगे बढ़ रहे थे। तभी विद्रोहियों ने बेखबर पाकिस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी को देखा। बंगालियों ने उन्हें झुककर चुप रहने को कहा। अचानक मेरे आदमियों ने गोलियां चला दी। वो कहते हैं, मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने एक खड़े आदमी को मारा। जब आप किसी को मारते हैं तो शरीर ऊपर उठता है और फिर नीचे आता है। उन्होंने यही किया। शैनबर्ग डर से भर गए। मैं देख सकता था कि वे मेरे लिए एक नाटक कर रहे थे, वह याद करते हैं। मुझे पता था कि वे मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने उनसे विनती की, बस बहुत हो गया। आखिरकार उन्होंने उन्हें रोक दिया। उनकी मुलाकात युवा गुरिल्लाओं से हुई। वे बहुत उत्साहित थे। वो कहते हैं, जिन लोगों के साथ मैं अंदर गया था, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी 20 साल से ज्यादा उम्र का था। वे बाल सैनिक नहीं थे, हालांकि वहां कुछ विद्रोही जरूर थे जो 10 साल के भी थे। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे, बांग्लादेश के सभी लोगों में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित। वे ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलते थे, हालांकि शेख मुजीबुर रहमान के बहुत सारे अनुयायी थे। शैनबर्ग कहते हैं, उन्हें याद है कि युद्ध कितना असमान था। विद्रोही पुलों या बिजली संयंत्रों को उड़ा सकते थे, लेकिन अपनी आजादी सुरक्षित नहीं रख सकते थे। वे वास्तव में कोई प्रभावी लड़ाकू समूह नहीं थे। वे पाकिस्तानी सेना से नहीं लड़ सकते थे। पूरी गर्मी विद्रोह जारी रहा। सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी ने भारत की सहयोगी भूमिका को स्वीकार करने से परहेज किया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम चल रहा है, हमारी मध्यस्थता का क्या मतलब है। जब उनसे विशेष रूप से भारतीय प्रायोजन के बारे में पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई। स्वतंत्रता सेनानियों के पास प्रचुर संसाधन है। वास्तव में गांधी सरकार ने जुलाई से बंगाली विद्रोह के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। भारतीय सेना को, जिसमें भारत के शीर्ष जनरल भी शामिल थे, विद्रोहियों की मदद करने के सीधे आदेश थे। भारत ने गुप्त रूप से विद्रोहियों को हथियार और गोला बारूद खरीदने में मदद की। डीपी धर, जो मास्को में अपने राजदूत पद से लौटे थे और सरकार में उनका काफी प्रभाव था, ने लिखा, हमें सभी हथियार खरीदने होंगे। ये स्वीकार करते हुए कि इस तरह के गुप्त हथियार सौदे अश्लील थे, उन्होंने भारत से पहल करने का आग्रह किया। भारत के विदेश मंत्री की मदद से लंदन में निर्वासित बंगालियों ने बेल्जियम से हथियार खरीदे और उन्हें गुरिल्लाओं तक पहुंचाया। बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने दिसंबर युद्ध को उकसाया था, तो गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आप बहुत पीछे जाना चाहें तो हमने मुक्ति वाहिनी की मदद की थी। इसलिए अगर आप मानते हैं कि यह उसी मदद से और उसी क्षण से शुरू हुआ था, तो हाँ, हमने इसे शुरू किया था। लेकिन गुरिल्ला युद्ध को प्रायोजित करके भारत पाकिस्तान के साथ सीधे टकराव से बच रहा था। धर ने अपने मित्र पीएन हक्सर से कहा, युद्ध, खुले तौर पर घोषित युद्ध, सौभाग्य से मेरी राय में इस मामले में एकमात्र विकल्प नहीं है। हमें बंगाली मानव संसाधनों और बंगाली भूभाग का उपयोग करके एक व्यापक मुक्ति युद्ध छेड़ना होगा। आर्चर ब्लड के एक युवा बंगाली मित्र शाहदुल हक ने इस युद्ध प्रयास में एक छोटी सी भूमिका निभाई। वो याद करते हैं, ये सब बहुत आदर्शवादी था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सैन्य कार्रवाई से कट्टरपंथी बने और विद्रोहियों में शामिल हुए दोस्तों और एक चचेरे भाई के उदाहरण से प्रोत्साहित होकर उन्होंने एक छोटा सा रूकसाक पैक किया और भारतीय सीमा की ओर चल पड़े। एक रिश्तेदार के मार्गदर्शन में वे रास्ते में पाकिस्तानी सेना के ट्रकों को चकमा देते हुए सीमा पर पहुंच गए। उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी मुलाकात एक गुरिल्ला गाइड से हुई जो उन्हें एक विशाल अस्थायी प्रशिक्षण शिविर में ले गया। विद्रोही पाकिस्तानी सैनिकों के छोटे छोटे समूहों पर घात लगाकर हमला करते, उन्हें मारने और उनके हथियार छीनने की कोशिश करते।
वे पाकिस्तानी आपूर्ति डिपो, रेलवे, पुलों और नावों पर हमला करते। जैसा कि हक्सर द्वारा देखी गई एक अनंतिम रिपोर्ट में कहा गया है, मुक्ति फौज के सैनिकों को रात को दिन और दिन को रात में बदलना सीखना होगा। कभी कभी वे किसी विशेष युद्ध संरचना का संकेत देने के लिए जानवरों की आवाज का इस्तेमाल करते थे। हालांकि विद्रोह के मूल सैनिक पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स और पूर्वी बंगाल रेजिमेंट के परिष्कृत हथियार चलाने में सक्षम थे, नए स्वयंसेवकों को बहुत अभ्यास की आवश्यकता थी। यह एक राजनीतिक विद्रोह था जिसका उद्देश्य किसानों का दिल जीतना था। जैसा कि एक वरिष्ठ बांग्लादेशी राजनेता ने लिखा, मैं मात से तुमको उद्धृत करूंगा। गुरिल्ला मछली की तरह होते हैं और लोग पानी की तरह। अगर पानी सूख जाए तो मछलियां जीवित नहीं रह सकती। पाकिस्तानी सेना ने जब भी कोई गुरिल्ला गतिविधि पकड़ी है, महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों की हत्या शुरू कर दी है। अपनी राष्ट्रवादी क्रांति के लिए बंगाली विद्रोहियों ने अपनी पूरी जनता की सक्रिय भागीदारी की मांग की। महिलाओं को कष्ट सहना चाहिए, किसानों को जमीन पर कब्जा करना चाहिए, स्थानीय लोगों को लकड़ी के पुल जलाने चाहिए या टेलीफोन और बिजली की लाइनें काट देनी चाहिए। भयावह रूप से गुरिल्लाओं ने क्रांति में एकता की मांग की। याह्या खान को अभी तक कोई गद्दार नहीं मिला है और उसे बंगालियों में कोई गुंडा नहीं मिलेगा, और उन्होंने अपने लड़ाकों को दुश्मन के एजेंटों से हमेशा सतर्क रहने और उन्हें बेरहमी से खत्म करने की शिक्षा देकर इसे सख्ती से सुनिश्चित किया। इस प्रकार इस राक्षसी ऑक्टोपस के जाल को काट दो। भारतीय सेना और अन्य इकाइयां बंगाली विद्रोहियों को प्रशिक्षित और प्रायोजित करने में व्यस्त थी, जिन्हें उस समय मुक्ति फौज, लिबरेशन ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता था। बंगाली गुप्त रूप से भारतीयों को अपना मित्र या मित्र सेना कहते थे, एक ऐसा दयनीय छल जो शायद ही किसी पाकिस्तानी अधिकारी को धोखा दे पाता। जैसा कि एक भारतीय खुफिया एजेंसी ने गुप्त रूप से उल्लेख किया, हमारी सेना ने बड़े पैमाने पर गुरिल्लाओं को प्रशिक्षित किया और इस उद्देश्य के लिए एक बड़ा संगठन स्थापित किया। भारत इस गुरिल्ला युद्ध में गहराई से शामिल था, जैसा कि असम और त्रिपुरा के सीमावर्ती राज्यों का दौरा करने वाले एक भारतीय दल द्वारा गांधी सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। ये रिपोर्ट कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई थी, जिन्होंने गांधी, हक्सर और रक्षा मंत्री जगजीवन राम से अभियान में सहायता करने का आग्रह किया था। धर भारत के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाना चाहते थे, विद्रोहियों की राजनीतिक प्रेरणा बढ़ाना चाहते थे और उन्हें सभी प्रकार के हथियारों और युद्धकला में प्रशिक्षित करना चाहते थे। सीमा के भारतीय हिस्से में विद्रोही प्रशिक्षण शिविर या तो भारत के सीमा सुरक्षा बल की निगरानी में थे या भारतीय सेना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। जब विद्रोहियों ने कस्बों या पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला किया तो सीमा सुरक्षा बल ने सुरक्षा प्रदान की। गोलीबारी के दौरान गुरिल्ला सहायता या गोला बारूद के लिए इसी बल पर निर्भर थे। एक गोलीबारी में भारतीय सेना भाग गई। कई जगहों पर भारतीय अधिकारी सीधे कमान संभाल रहे थे। कुछ इलाकों में सीमा सुरक्षा बल ने बंगाली गुरिल्लाओं को पाकिस्तानी सेना पर अचानक हमला करने से रोका। उन्हें हमला करने से रोकने के लिए उनके हथियार भी निरस्त कर दिए गए। भारतीय जासूसों ने भी अहम भूमिका निभाई। रॉ ने बंगाली ताकतों के साथ संपर्क बनाए रखा। एक और खुफिया एजेंसी स्पेशल सर्विस ब्यूरो की स्थापना भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए की गई थी, ताकि चीन द्वारा भारत पर फिर से हमला किए जाने की स्थिति में मदद मिल सके, लेकिन अब इसे बंगाली विद्रोह की ओर मोड़ दिया गया था। एसएसबी और एक अन्य एजेंसी सुरक्षा महानिदेशालय, जो सीधे रॉ को जवाब देती थी, ने 2 मुख्य प्रशिक्षण शिविर चलाए जो गुरिल्ला युद्ध के उन्नत तरीकों में विशेषज्ञता रखते थे। कड़ी गोपनीयता में उन्होंने 5000 से ज्यादा विद्रोहियों को आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। प्राथमिक क्षेत्रीय तकनीकें जिनमें घात लगाना, तोड़फोड़, संचार लाइनों को बाधित करना आदि शामिल थे। भारत के नौसेना खुफिया निदेशक वाइस एडमिरल मिहिर रॉय विद्रोहियों के खिलाफ भारत के विनाशकारी नौसैनिक अभियानों का समर्थन करने में प्रसन्न थे। उन्हें इस उद्देश्य में विश्वास था। वे याद करते हैं, जब नरसंहार शुरू हुआ तो ये स्पष्ट था कि हम 10 लाख शरणार्थियों वाले देश को नहीं चला सकते। हमें उन्हें उनके घरों तक वापस पहुंचाना होगा। वो मुक्ति वाहिनी को भारत के समर्थन पर गर्व से बोलते हैं और कहते हैं कि इससे पाकिस्तानी सेना पर काफी दबाव पड़ा। भारतीय जनरल, जो बंगाली कायरता के बारे में अपने पाकिस्तानी समकक्षों की कुछ रूढ़िवादी धारणाओं से सहमत थे, हमेशा प्रभावित नहीं होते थे। जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा, बंगालियों, भागो, लड़ो मत। इसलिए हमें धीरे धीरे उनका खून बहाना पड़ा। हमला करो, भागो, हमला करो, भागो। बंगाली भाषी रॉय पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों की नाकाबंदी करना चाहते थे, ताकि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी पाकिस्तान से हवाई मार्ग से ही अपनी स्थिति मजबूत कर सके। इसीलिए हमने फ्रॉगमैन का गठन किया, वे कहते हैं।
मैंने कहा कि मुझे ऐसे स्वयंसेवक चाहिए जिनकी बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो, जिनकी माताओं को मार दिया गया हो। वे बताते हैं कि उन्होंने जल्दी ही उन्हें भारत में प्रशिक्षित किया, एक फ्रॉगमैन शिविर चलाया जिसमें ज्यादातर सुशिक्षित विश्वविद्यालय के छात्र थे। वे बेहतरीन तैराक थे और इलाके से वाकिफ थे। अगर हम चटगांव पर हमला करना चाहते तो मैं चटगांव में रहने वाले लोगों को लेता। सरप्राइज एलिमेंट जरूरी चीज थी, वे बताते हैं। हम जानते थे कि पहला हमला बहुत बड़ा होगा। हमें समय चुनना था, अमावस्या की रात होनी थी। हमने इन जगहों पर लोगों की घुसपैठ कराई। वे बंगाली हैं, इसलिए घुसपैठ कोई समस्या नहीं है। पहले तो हमने उन्हें उपकरण दिए, लेकिन फिर उन्हें पता चल गया। वे कहते हैं कि उनके लगभग 200 फ्रॉगमैन पूरे पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। रिचर्ड निक्सन ने गुस्से में कहा था कि भारतीय नावें और सब कुछ उड़ा रहे हैं। रॉय संतोष के साथ याद करते हैं कि कुल मिलाकर लंदन की लॉर्ड्स बीमा कंपनी ने अनुमान लगाया था कि हमने 1 लाख टन के जहाजों को नुकसान पहुंचाया था। बंदरगाहों में कोई गतिशीलता नहीं थी। मेजर जनरल जेकब फर्ज राफेल जेकब, जिन्होंने रॉय के साथ मिलकर काम किया, कहते हैं, हमने बहुत सारे जहाज डुबो दिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। व्यापारी जहाज मालिक हम पर मुकदमा करेंगे। हताशा में विद्रोहियों ने बच्चों को सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया। ये सर्वविदित था। कुछ महीने बाद दिल्ली में एक भाषण में इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी में शामिल होने वाले 12 साल के बच्चों की बहादुरी की प्रशंसा की। भारतीय संसद में एक प्रमुख भाषण में उन्होंने कहा, हम मुक्ति वाहिनी के बहादुर युवकों और लड़कों को उनकी वीरता और समर्पण के लिए सलाम करते हैं। भारतीय सेना की निगरानी में बंगाली विद्रोहियों ने 10 साल की उम्र तक के बाल सैनिकों को प्रशिक्षित किया। हालांकि कई बच्चे इससे भी बड़े थे, फिर भी असम और त्रिपुरा के शिविरों में बच्चों की जांच पड़ताल के लिए कोई स्पष्ट प्रयास नहीं किया गया। भारतीय पर्यवेक्षकों ने देखा कि लड़कों को विशेष और नियमित सैन्य प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना के संरक्षण में लिया जाता है। भारत सरकार ने युवा प्रशिक्षण शिविरों की योजना बनाई, जिनमें बच्चे और बड़े युवा शामिल थे, जिनकी शुरुआत राजनीतिक विचारधारा से होती थी और फिर 4 से 6 हफ्ते का गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण होता था, जिसके बाद उन्हें युद्ध में भेजा जाता था। कई युवा शिविरों की देखरेख अवामी लीग द्वारा की जाती थी और उनका संचालन भारत के सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जाता था, जहां सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। भारतीय सेना द्वारा प्रदान की गई युवा शिविरों की स्थिति दयनीय थी, जहां न तो स्वच्छ पानी था और न ही भोजन। हालांकि कई युवा विद्रोही केवल लुंगी पहनकर आए थे, लेकिन उन्हें कपड़े या जूते नहीं दिए गए थे। एक शिविर में भारतीय पर्यवेक्षकों ने देखा कि युवा लड़के बिना किसी आश्रय के मूसलाधार बारिश में दुबके हुए थे। भारतीय सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा के सभी 21 युवा शिविरों का दौरा करने के बाद एक वरिष्ठ बांग्लादेशी अधिकारी ने पाया कि लड़के अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ युवा शिविरों में रहने के बजाय पूर्वी पाकिस्तान लौट गए थे, जहां कथित तौर पर काफी संख्या में लड़कों को देखते ही गोली मार दी गई थी। भारतीय सैनिक और सीमा सुरक्षा बल के जवान बंगाली युवाओं से प्रभावित थे, जो साहसी योद्धा साबित हुए। भारतीय धरती पर सीमा सुरक्षा बल के शिविरों में स्थित युवा विद्रोहियों ने पूर्वी पाकिस्तान में 20 मील अंदर तक हमले किए। ऐसे ही एक शिविर में इन भारतीय पर्यवेक्षकों ने 40 लड़कों के एक समूह को, जिनकी उम्र मुश्किल से 10-12 साल थी, हथगोले चलाने का प्रशिक्षण लेते हुए देखा। इनमें से 2 लड़के पूर्वी पाकिस्तान में घुसपैठ कर गए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर 2 हथगोले फेंके। यह अक्सर इसका मतलब उनकी मौत होता था। जैसा कि एक वरिष्ठ बांग्लादेशी राजनेता ने भयावहता के साथ लिखा था, इन बाल सैनिकों का इस्तेमाल तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं था। गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित लड़कों को 5 से 10 के समूहों में 1 या 2 हथगोले और 1 या 2 पारंपरिक और आदिम हथियारों के साथ कब्जे वाले इलाकों में भेजा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उनमें से ज्यादातर दुश्मन के असहाय शिकार बन जाते हैं। किसी को तो उनकी मदद के लिए आना ही होगा। इंदिरा गांधी की सरकार को शुरू में कुछ उम्मीद थी कि बंगाली विद्रोही शायद अकेले ही पाकिस्तान पर विजय पालेंगे। बाद में उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन था कि क्रांति सफल होगी। जुलाई तक मुक्ति वाहिनी ने 15,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था और हतोत्साहित सैनिक शाम ढलने के बाद अपने शिविरों से निकलने से डर रहे थे। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास ने संतोष व्यक्त किया कि बढ़ते हमलों ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, परिवहन और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और याह्या की सैन्य सरकार का मनोबल गिराया है। याह्या ये साबित करने के लिए कि पूर्वी पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य है, जुलाई के अंत में ढाका जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मुक्ति वाहिनी के खतरे के कारण उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी।
गांधी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, इतिहास ने दिखाया है कि स्वतंत्रता के लिए ऐसी लड़ाइयों में भले ही असफलता मिले, लेकिन वे हमेशा जीती जाती है। लेकिन वास्तविक स्थिति गंभीर थी। गांधी सरकार चिंतित थी कि बांग्लादेश की निर्वासित सरकार युद्ध में गड़बड़ी कर रही है। हक्सर की इच्छा थी कि अवामी लीग के लोग अधिक दूरदर्शिता, खुलेपन और संगठनात्मक कौशल का परिचय दें। विद्रोह की योजनाओं की गहन जांच पड़ताल के बाद हक्सर ने गांधी से कहा कि उन्हें बेहतर और व्यापक आधार वाले राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। युवाओं को तब तक प्रशिक्षित, उत्साहित और आत्मविनाश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें ये पता न हो कि उनके पीछे योग्य, ईमानदार, महान समर्पण और आदर्शवादी लोग हैं। एक बंगाली विद्रोही अधिकारी ने शिकायत की कि बांग्लादेशी मंत्रिमंडल में किसी को भी युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने घृणा से कहा कि अवामी लीग के राजनेता 1. वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग VTOL इंटरसेप्टर विमान, 2. सरफेस टू एयर मिसाइलें SAM, 3. लेजर बीम जैसी बेतुकी चीजों की तलाश कर रहे हैं। भारतीय और बंगाली सैन्य और राजनीतिक नेताओं के बीच खुलेआम झगड़ा हुआ। हक्सर ने बंगाली राष्ट्रवादियों पर अपनी नाराजगी नहीं छिपाई, जबकि एक भारतीय मंत्री ने चेतावनी दी कि हमारे मित्रों के मन पहले से ही हमसे विमुख होने लगे हैं। भारतीय कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण ने गांधी को बांग्लादेश के मंत्रियों और मुक्ति फौज के साथ हमारे बड़े भाई जैसे व्यवहार के खतरे के बारे में चेतावनी दी। श्रेष्ठता की भावना हमारे अधिकारियों के कमतर गुणों में से एक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी व्यवहार का रिकॉर्ड हमारे लिए एक सबक होना चाहिए। क्या आपको बदसूरत अमेरिकी याद है? भारतीय और बंगाली दोनों नेता जानते थे कि हथियारों से कमजोर विद्रोही गंभीर सैन्य संकट में थे, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि भारतीय सैनिकों को लड़ाई में और अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना होगा। लड़खड़ाते विद्रोह ने गांधी और भारतीय सेना पर आगे बढ़ने का दबाव बढ़ा दिया। विद्रोही संख्या में बहुत कम थे, कई जिनके पास केवल चाकू और हथगोले थे, पाकिस्तानी सेना इकाइयों पर हमला करने से हिचकिचा रहे थे। यहाँ तक कि बेहतर हथियारों से लैस विद्रोही भी पाकिस्तानी तोपखाने और वायुसेना से कमजोर थे। अपने भारी तोपखाने या टैंक रोधी तोपों के बिना विद्रोहियों को पाकिस्तानी सेना की बेहतर मारक क्षमता के सामने पीछे हटना पड़ा और भारतीय सेना से सहायता मांगनी पड़ी और पर्याप्त नहीं मिल पाए। नारायण ने तर्क दिया कि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि असंगठित गुरिल्ला अच्छी तरह प्रशिक्षित डिवीजनों के खिलाफ सफल हो सके। किसी को उनकी सहायता के लिए आना ही होगा। गुरिल्ला, जो अक्सर पाकिस्तान से पकड़े गए हथियारों से लड़ते थे, भारत से और अधिक हथियार और गोला बारूद चाहते थे। विद्रोही अधिकारियों ने भारी तोपखाने, विमान रोधी गोलों और टैंक रोधी हथगोले की मांग की। उन्हें हर चीज की जरूरत थी, राइफलें, मोटा, वॉकी टॉकी, फील्ड टेलीफोन सेट, नक्शे, जेब खर्च, भ्रष्टाचार के प्रलोभन से बचने के लिए मेडिकल किट, दूरबीन। लेकिन भारत उस शर्मिंदगी को लेकर चिंतित था जो लड़ाई के दौरान भारतीय हथियारों के जब्त होने पर अनिवार्य रूप से होगी। दूसरी ओर बंगाली विद्रोही भारतीय निगरानी से चिढ़ गए। युद्ध के एक विनाशकारी बांग्लादेशी आकलन में अवामी लीग के एक शीर्ष नेता मिजानुर रहमान चौधरी ने भारतीय सेना के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की। चौधरी, जो बाद में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, ने लिखा कि मुक्ति फौज जितनी वीर सेना की कभी इतनी उपेक्षा नहीं की गई। भारतीय सेना के नेतृत्व में होने के बावजूद बांग्लादेशी निर्वासित सरकार और अधिक प्रशिक्षण शिविर और हथियार चाहती थी। पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों से लड़ने वाले विद्रोहियों को प्रतिदिन केवल 10 राउंड गोला बारूद मिलता था, जो जंगलों में शौकिया शिकारियों के लिए पर्याप्त नहीं था। अधिकारियों को छापे के लिए गोला बारूद पाने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। वरिष्ठ अधिकारियों के पास हथियार नहीं थे और सभी के पास राशन, वर्दी, पाकिस्तानी नकदी, पूर्वी पाकिस्तान में मिशनों के लिए जरूरी टेंट, साबुन, सिगरेट और जूते की कमी थी। चौधरी ने लिखा, जब मैंने देखा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नंगे पैर और फटे कपड़ों में घूमना पड़ता है, तो मेरा दिल दुखता था। मैंने सेक्टर कमांडरों को अपने बीमार जवानों के लिए दवाइयां जुटाने के लिए भिखारियों की तरह भटकते देखा है। इस अविश्वास की जड़ में भारतीय और बांग्लादेशी उद्देश्यों के बीच बेमेल था। जहां भारत, जो नवंबर तक युद्ध के लिए तैयार नहीं था, विद्रोहियों का समर्थन करने में हिचकिचा रहा था, वहीं बंगाली राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। कई बंगालियों ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान के एक हिस्से से अलग होकर वहां बांग्लादेशी सरकार स्थापित करना चाहेगा, बजाय इसके कि पूरे पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण करने का जोखिम उठाए। धीरे धीरे लिबरेशन आर्मी भारत को अपने युद्ध में और गहराई तक घसीट रही थी।
भारतीय पर्यवेक्षकों की टीम ने तर्क दिया कि अगर गुरिल्लाओं को पाकिस्तानी बमबारी और गोलाबारी के खिलाफ भारतीय सेना से उचित समर्थन और सुरक्षा मिले तो उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। मई के अंत तक मेजर जनरल जेकब फर्ज राफेल जेकब ने पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक भारतीय युद्ध योजना तैयार कर ली थी। लेफ्टिनेंट जनरल के सिंह ने भी साहसपूर्वक सैन्य खाका तैयार किया। जुलाई तक सेना चुपचाप हथियार, रसद, गोला बारूद और कलपुर्जे अग्रिम मोर्चे पर पहुंचा रही थी ताकि आदेश आने पर वे तैयार रहें। अगस्त की शुरुआत तक जनरल सैम मानेकशॉ और उनके वरिष्ठ अधिकारी गुप्त रूप से अपने आक्रमण विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे और विस्तृत युद्धाभ्यास कर रहे थे। विशेष सेवा ब्यूरो एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था, सीमा पर चौकियां स्थापित कर रहा था और तोड़फोड़ रोधी और जासूसी रोधी उपाय लागू कर रहा था। जुलाई के मध्य तक भारत सरकार ने ये संकल्प लिया कि यदि पाकिस्तान शरणार्थियों को वापस लाने के लिए किसी व्यवहार्य राजनीतिक समझौते पर नहीं पहुंच पाता है तो भारत को धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ना होगा। जैसा कि सरकार के प्रमुख कट्टरपंथियों में से एक धर ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि बंगाली विद्रोही हमारे देश के पड़ोसी क्षेत्र में शरण की गारंटी के साथ अधिक प्रभावी ढंग से लड़ना शुरू करते हैं तो ये बहुत संभव है कि स्थिति पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध में बदल जाए। हमें ऐसी संभावना से अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि युद्ध इस ओर आता है तो आने दे और हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। माओ ने गुरिल्ला युद्ध पर अपने प्रसिद्ध पर्चे में लिखा था, शत्रुता के बढ़ने के दौरान गुरिल्ला धीरे धीरे रूढ़िवादी ताकतों में विकसित होते हैं। निश्चित रूप से कई बंगालियों ने इसे अपना अगला कदम माना। चौधरी इन बिखर चुके विद्रोहियों को एक संगठित और नियमित सेना में बदलना चाहते थे जो तोपखाने और विमान रोधी हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम हो और जिसके पास एक छोटी वायुसेना हो। उन्होंने लिखा, हमें अंततः मित्र सरकार के साथ इस बात पर समझौता करना होगा कि क्या वे हमारी सभी मांगे पूरी करेंगे। निर्वासित बांग्लादेश सरकार पुरानी ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के केंद्र के इर्द गिर्द एक नियमित सेना डिवीजन बनाने की कोशिश कर रही थी। जुलाई में अनियमित सेना के आधार पर एक प्रारंभिक सेना, जिसे अब बांग्लादेश सेना कहा जाता है, ने एक एकीकृत कमान मुख्यालय स्थापित किया जो कमांडर इन चीफ MAG उस्मानी को रिपोर्ट करता था। अब बांग्लादेश सेना की कमान के तहत काम कर रहे विद्रोहियों के पास एक युद्ध योजना थी जो विद्रोह कैसे छेड़ा जाए इसका एक खुलासा करने वाला अध्ययन प्रस्तुत करती थी। उस्मानी के कर्मचारियों ने सभी गुरिल्लाओं को उनकी कमान में रखा। लड़ाकों को 7 विद्रोहियों और एक अधिकारी की कोठरियों में संगठित किया गया था, जिनकी देखरेख एक राजनीतिक सलाहकार करता था। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे पिस्तौल, राइफल, सस्ती सबमशीन गन या हल्की मशीन गन के साथ साथ कुछ रॉकेट लॉन्चर भी लेकर गनबोट, बंकर और गोला बारूद के भंडार उड़ा दें। चौड़ी नागरिक लुंगी और कुर्ते पहने वे स्थानीय आबादी में घुल मिल गए। अगर किसी को परवाह थी तो ये जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन था जो लड़ाकों को नागरिक होने का दिखावा करने से रोकता था। जब भी संभव होता गुरिल्ला अपने घरों के पास ही लड़ते थे। उनके कमांडर चाहते थे कि वे एक विस्तृत क्षेत्र में सुनियोजित और जोरदार, प्रतिदिन बढ़ती गति से गुरिल्ला हमलों की एक श्रृंखला शुरू करें, जिसमें दुश्मन के एजेंटों, मुखबिरों और सहयोगियों का सफाया भी शामिल हो। एक क्रूर कार्य जो सबसे बुरे प्रकार के प्रतिशोध और दुर्व्यवहार को आमंत्रित करता था। अब विद्रोहियों का लक्ष्य न केवल पुलों और रेलमार्गों को बल्कि नदी के बंदरगाहों, रिफाइनरियों, बिजली संयंत्रों, पेट्रोलियम और तेल डिपो और हवाई अड्डों को भी नष्ट करना था। समय के साथ उम्मीद यही थी कि इससे पाकिस्तानी लहूलुहान और अशक्त हो जाएंगे ताकि विद्रोही दुश्मन की आखिरी सांसें ले सके। विजयी अनियमित सैनिक तब गुरिल्ला सेना से एक जन सेना में तब्दील हो जाएंगे। ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को छोड़ दें तो हकीकत बहुत ही उथल पुथल भरी थी। आर्चर ब्लड के एक दोस्त शाहुदुल हक को त्रिपुरा के एक प्रशिक्षण शिविर में एक प्लाटून का प्रभारी बनाया गया था। वह याद करते हैं, मैं बहुत निराश था कि यह सब कितना कठिन था, हालांकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व है। न पैसा, न गोला बारूद, न उपकरण, बस हमें सिखाने के लिए समर्पित सैनिक। खाने के लिए कटहल के अलावा कुछ नहीं था, एक ऐसा व्यंजन जिससे वो आज भी घृणा करते हैं। बांस के चबूतरे पर सोते हुए गुरिल्ला मानसूनी तूफानों में लगभग बह गए थे। कुछ हफ्तों बाद वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके मल में खून बहने लगा। कोई डॉक्टर या दवा नहीं थी, इसलिए वो केवल नारियल पानी का घरेलू उपाय ही आजमा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि उनके कुछ दोस्त ढाका में बम लगाने या पाकिस्तानी सेना के गश्ती दल पर घात लगाने गए थे, हक को घर ले जाना पड़ा।
वो कहते हैं कि 6 हफ्तों में उनका आधा वजन कम हो गया। एक अन्य विद्रोही ने याद किया कि वह भयभीत थे। विस्फोटक जलाने की कोशिश करते समय उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे और वे ऐसे काम कर रहे थे जो उन्होंने सिर्फ युद्ध फिल्मों में ही देखे थे। हालात अभी भी गंभीर थे। लड़ाकों को मच्छर भगाने वाली दवाइयों, भारी मानसूनी बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ चादरों और सांप के काटने पर एंटीवेनम सीरम की सख्त जरूरत थी। ज्यादा से ज्यादा उन्हें महीने में एक साबुन की टिकिया मिलती थी। सैनिकों के पास गोला बारूद और हथगोले खत्म हो रहे थे। जैसा कि नई बांग्लादेशी सेना के एक मेजर ने लिखा था, सेना कमान में तानाशाही थी, जिससे फील्ड कमांडर बहुत असुरक्षित महसूस करते थे। किसी रणनीतिक योजना पर कभी विचार ही नहीं किया गया। मुक्ति संग्राम को एक नौसिखिया और गैर पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा था। उन्होंने शीर्ष कमांडर उस्मानी को आपूर्ति कोर का एक सेवानिवृत्त कर्नल, जो एक पैदल सैनिक के रूप में बुरी तरह विफल रहा था, कहकर खारिज कर दिया। जैसे जैसे गृहयुद्ध बढ़ता गया, बंगाली विद्रोहियों और भारतीय सेना के बीच तनाव भी बढ़ता गया। भारत समर्थक माने जाने वाले इस बांग्लादेशी मेजर ने व्यापक आक्रोश की शिकायत की, क्योंकि उन्हें और उनके साथी अधिकारियों को लगने लगा था कि बांग्लादेशी सैनिकों की कमान धीरे धीरे सीधे भारतीय सेना के हाथों में जा रही है। यहाँ तक कि बाल सैनिकों के इस्तेमाल का भी कुप्रबंधन किया गया। प्रशिक्षण से लौट रहे लड़कों को हथियार नहीं दिए जा रहे थे। जब बीएसएफ सीधे तौर पर प्रभारी थी, तब ऐसा कभी नहीं हुआ। बांग्लादेशी कमांडर, पूर्वी कमान के प्रभारी भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा से विशेष रूप से नाराज भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के प्रति अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने रॉ के खुफिया प्रमुख RN काओ से भी शिकायत की कि गांधी सरकार के शीर्ष स्तरीय निर्णय के बावजूद अरोड़ा की सेनाएं वह सहायता प्रदान नहीं कर रही थी जिसका भारत ने पहले विद्रोहियों को वादा किया था। जवाब में काओ ने स्वयं प्रधानमंत्री को सचेत किया। बांग्लादेश सरकार द्वारा तैयार किए गए स्वयंसेवकों के लिए गुरिल्ला प्रशिक्षण के संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि उस्मानी और अरोड़ा के बीच मतभेद था और बांग्लादेश सेना के भीतर बहुत असंतोष और आशंका थी। काओ ने गांधी को स्पष्ट रूप से निराशाजनक मूल्यांकन दिया। उन्होंने लिखा कि कई विद्रोहियों का मानना था कि भारत सरकार कार्रवाई करने में धीमी रही है। भारतीय सेना ने आवेग की नीति अपनाई है और बांग्लादेशी सेना के अभियानों की दक्षता और गति बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विद्रोहियों ने दावा किया कि भारतीय सेना पर्याप्त हथियार उपलब्ध कराने में अनिच्छुक है। बांग्लादेशी कमांडर बांग्लादेशी सेना के प्रशासन में लगातार हस्तक्षेप से चिढ़ते थे, जिसमें सैनिकों की भर्ती, तैनाती और बर्खास्तगी भी शामिल थी। वेतन मिलने पर भी बंगाली भारतीय सेना के वेतन भोगी होने की भावना से चिढ़ते थे। एक वरिष्ठ बांग्लादेशी अधिकारी ने काओ से आग्रह किया कि भारतीय सेना को बांग्लादेशी सेना को ऐसे आदेश जारी नहीं करने चाहिए जो बांग्लादेशी कमांडर के आदेशों के विपरीत हों। काओ ने गांधी सरकार से भारतीय सेना की पूर्वी कमान और बांग्लादेशी राष्ट्रवादी ताकतों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। 2 बांग्लादेशी अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर महत्वपूर्ण मानसून के महीनों में भारतीय समर्थन में सुधार नहीं हुआ तो गृहयुद्ध लंबा चलेगा और लोगों को नुकसान होगा। इससे क्रांतिकारियों को अवामी लीग को सत्ता से बाहर करने में मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट चीन इन वामपंथी तत्वों का सक्रिय रूप से समर्थन कर सकता है। युद्ध के प्रयास आमतौर पर अंदर से ही असफल प्रतीत होते थे। फिर भी हक्सर और अन्य लोगों के लिए दिल्ली में बैठे नेताओं ने इन रिपोर्टों को पढ़कर साफ कर दिया कि मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचा सकती है और भारत के गुप्त समर्थन से उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश से खदेड़ने के लिए भारत के और भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर भीषण गृहयुद्ध के कारण शरणार्थियों की नई लहरें भारत की ओर पलायन कर रही थीं। इंदिरा गांधी ने लिखा, हम उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन जब तक वे यहाँ हैं, उनकी कुछ जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए। ये सीमावर्ती राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल के लिए एक आपदा थी। राज्य अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। जुलाई में भारत ने 6,50,000 शरणार्थियों की मेजबानी की, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा पश्चिम बंगाल में थे, जहां भारत के 593 शरणार्थी शिविरों में से 419 स्थित है। 1,50,000 से ज्यादा शरणार्थी शिविरों से निकलकर राज्य के बाकी हिस्सों में फैल गए थे। कलकत्ता खुद शरणार्थियों से खचाखच भरा हुआ था और हजारों लोग शहर के हवाई अड्डे के आसपास जमा हो गए थे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने गांधी को सूचना दी कि शरणार्थी शिविरों में नक्सली, माओवादी कट्टरपंथी सक्रिय थे और क्रांति भड़काने की कोशिश कर रहे थे।
इससे पश्चिम बंगाली आतिथ्य सत्कार में अनिवार्य रूप से तनाव पैदा हो गया। कलकत्ता में तैनात एक युवा भारतीय राजनयिक अरुंधति घोष याद करती हैं कि फिर जब शरणार्थी आए तो सहानुभूति शुरू हुई, उसके बाद थोड़ी नाराजगी भी। स्कूलों पर कब्जा कर लिया गया, कोई खाली जमीन नहीं थी, वे हर जगह थे। इस आमद ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ा दिया। घोष याद करती हैं कि जब भारत सरकार शरणार्थियों के लिए साथ ही निर्वासित बांग्लादेशी सरकार के नेताओं के लिए आवास ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो कभी कभी लोग कहते थे हम इन लोगों को अपने घर किराए पर नहीं देना चाहते, तो हम कहते थे ठीक है, हम इसे हड़प रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने जून में लिखा था, आज पश्चिम बंगाल पाकिस्तानी उत्पीड़न के लाखों पीड़ितों से भरा हुआ है। उनकी अस्थिर सरकार उसी महीने के अंत में गिर गई और संकट के शेष समय में पश्चिम बंगाल पर गांधी सरकार का शासन रहा। दिवंगत मुख्यमंत्री ने लिखा था कि शरणार्थी संकट कम्युनिस्ट और नक्सली क्रांतिकारियों के लिए एक उपहार था, जो अपने नापाक उद्देश्यों के लिए मानवीय पीड़ा का शोषण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अब शरणार्थियों के हताश और हताश मन का शिकार बन रहे हैं। गांधी सरकार ने अपना सबसे अलोकतांत्रिक चेहरा दिखाया था। अक्सर नक्सलियों और सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दृढ़ हमले से चिंतित थे। उन्हें नए चुनावों का डर था। फिलहाल चुनाव संभव नहीं है क्योंकि सीपीएम चुनावों में भारी जीत हासिल करेगी, लेकिन फिर भी अधिक प्रबुद्ध सिद्धांतों को याद करते हुए उन्हें पता था कि अंततः चुनाव होंगे या नक्सली क्रांति होगी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट नए लोगों की भर्ती करेंगे। अगर शरणार्थी वापस नहीं लौट पाए तो उनमें से ज्यादातर देर सवेर सीपीएम के दुष्प्रचार का शिकार हो जाएंगे, जिससे स्थिति और बिगड़ेगी। अक्सर ने असहमति जताते हुए लिखा कि सरकार को पश्चिम बंगाल में सशस्त्र बलों की भारी तैनाती के जरिए कानून व्यवस्था बहाल करनी पड़ी। राज्य भर के ज्ञात संकटग्रस्त इलाकों की घेराबंदी की गई और गांवों व कुछ शहरी इलाकों में सेना द्वारा तलाशी ली गई। उन्होंने भविष्यवाणी की, कोई आर्थिक चमत्कार नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक दमन की भरमार होगी। गहरी निराशा में उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो एक ग्रीक त्रासदी की तरह है। एक के बाद एक कई गलत कदम उठाए जा रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी घातक ऐतिहासिक अनिश्चितता के चंगुल में फंसे हुए हैं। जबकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ उग्र था, वो यहाँ लोकतंत्र को भी नष्ट कर रहा था। अक्सर इतने समझदार थे कि पाकिस्तान द्वारा बंगालियों पर किए गए दर्दनाक और उससे भी ज्यादा खूनी दमन से बच नहीं पाए। इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के दमन के लिए कुख्यात हो गई। अक्सर ने लिखा, गिरफ्तारियां और दमन, युवाओं की संख्या, हम इसे कम नहीं करेंगे। हमने अतीत में देखा है कि ऐसा कभी नहीं होता। पश्चिम बंगाल में वामपंथी क्रांतिकारी हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने आर्थिक विकास, जेलों को खाली करने के लिए क्षमादान और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सत्ता में आने देने का आग्रह किया। अगर ऐसा नहीं होता तो विकल्प पूर्वी बंगाल जैसी ही स्थिति पैदा होती। मैं जानबूझकर वियतनाम को शामिल नहीं कर रहा हूँ। गांधी सरकार के लिए शरणार्थी सिर्फ मदद की सख्त जरूरत वाले साथी इंसान ही नहीं थे, वे संभावित क्रांतिकारी और विध्वंसक भी थे, जिनकी वापसी से भारत एक सुरक्षित देश बन जाता। कोई सीमा नहीं खींची गई। भारत सरकार का सबसे सभ्य फैसला ही उसका सबसे महंगा भी साबित हुआ। भारत ने बंगाली शरणार्थियों को बाहर रखने के लिए अपनी सीमाएं कभी बंद नहीं की, हालांकि ऐसा करना आकर्षक था। जैसा कि एडवर्ड कैनेडी ने कहा था, भारत सरकार जब उसने पहली बार मानवीय पीड़ा की इस लहर को अपनी सीमाओं की ओर आते देखा तो अपने क्षेत्र की घेराबंदी कर सकती थी और प्रवेश से इनकार कर सकती थी, लेकिन भारत ने करुणा का मार्ग चुना। सितंबर तक भारत ने अनुमान लगाया था कि उसने लगभग 80 लाख शरणार्थियों को शरण दी थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। सीआईए के अनुमानों के अनुसार ये पूर्वी पाकिस्तान की कुल आबादी का 10वां हिस्सा था। आर्थिक और राजनीतिक परिणाम भयावह थे। त्रिपुरा और असम में चिकित्सा सुविधाओं की सख्त जरूरत थी, जहां एम्बुलेंस, एक्स-रे मशीन, प्लाज्मा, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन, स्प्लिंट और पट्टियां दुर्लभ थी। 20,000 लोगों के एक शिविर में केवल एक डॉक्टर था, जो दिन में केवल 3 घंटे ही वहां रहता था। शरणार्थी शिविरों में मल और गंदगी की बदबू आ रही थी। खासकर वहां भोजन की कोई कमी नहीं थी। बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित थे। ये भयावह था कि भारत सरकार ने अनुमान लगाया था कि 12 लाख शरणार्थी 2 साल से कम उम्र के थे। परिणाम जितने भयावह थे उतने ही अपरिहार्य भी। शरणार्थी, खासकर बच्चे, बड़ी संख्या में मर रहे थे और मृत्यु दर भारत में अन्य प्रवासी आबादी की तुलना में कम से कम 5 गुना ज्यादा थी।
स्थिति जितनी भयावह थी, अक्सर को डर था कि पूर्वी पाकिस्तान में आम पतन के दौरान एक भयानक अकाल पड़ सकता है, जिससे लाखों लोग भारत भाग सकते हैं। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि उसके सभी सीमावर्ती राज्यों में भारत सरकार राजनीतिक विस्फोटों से लगातार भयभीत थी। नाजुक स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही थी, जिससे अचानक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें गरीबों के लिए एक विनाशकारी बोझ बढ़ रही थी। भारतीय नागरिकों और शरणार्थियों के बीच तनाव बढ़ रहा था। जब बंगाली शरणार्थियों ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की तो स्थानीय भारतीय आबादी में से कई लोग नाराज हो गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर जानबूझकर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, असम में बंगाली शरणार्थियों और असमियों के बीच, मेघालय में आदिवासियों, ज्यादातर ईसाई और बंगाली शरणार्थियों के बीच तनाव भड़काने और त्रिपुरा में लगभग दमघोंटू स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया, जहां शरणार्थियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा, मूल 15 लाख की आबादी के 2/3 से ज्यादा है। खास तौर पर त्रिपुरा में इससे आदिवासी और गैर आदिवासी आबादी के बीच का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। भारत सरकार ने शिकायत की कि वामपंथी चरमपंथी उन इलाकों में धार्मिक प्रचार कर रहे हैं जहां शरणार्थी पहुंचे थे, और पाकिस्तानी सेना द्वारा हिंदुओं पर किए गए हमलों के परिणाम स्वरूप 80 लाख से ज्यादा शरणार्थियों में से 70 लाख हिंदू थे। इसलिए सीमाओं को सील करने के प्रयास जरूरी थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुप्त रूप से लिखा कि अगर अमेरिका शरणार्थियों के पलायन को नहीं रोकता तो वह भारत द्वारा उन्हें उसी सीमा पार वापस भेजने की किसी भी कार्रवाई का निष्पक्ष विरोध नहीं कर सकता। निजी तौर पर गुजरात के राज्यपाल ने गांधी से बार बार सीमा बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, मुझे अब भी दृढ़ता से लगता है कि हमें पूर्वी बंगाल से लोगों के आने को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि बिना किसी स्पष्ट घोषणा के अपनी सीमाओं को सील करने का समय आ गया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गांधी जी पर इस बात पर जोर दिया, लेकिन यह एक कठिन काम होगा, जिसके लिए लगभग निश्चित रूप से कुछ शरणार्थियों को गोली मारनी पड़ेगी और कई अन्य को पकड़कर उनका पता लगाना पड़ेगा। भारतीय राजनयिक जानते थे कि उनका देश शरणार्थियों को बाहर निकालने की संभावना नहीं रखता। गांधी जी ने राज्यपाल के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, हालांकि यह नैतिक से ज्यादा व्यवहारिक आधार पर था। सीमा लगभग 2700 मील लंबी थी, जिसमें कोई महत्वपूर्ण प्राकृतिक बाधा नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने उन्हें बताया कि इतनी लंबी सीमा को सील करना हमारे लिए कितना मुश्किल है, और आगे कहा कि अमेरिकी भी उस क्षेत्र को सील नहीं कर सकते जहां से वियतनाम कांग्रेस आई थी। गांधी की सरकार ने अपनी सीमाएं खुली रखी, शरणार्थियों की मेजबानी की और विद्रोहियों को शरण दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ने पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों को आने से नहीं रोका। न्यूयॉर्क टाइम्स के सिडनी शैनबर्ग याद करते हैं, भारतीय उन्हें निकालने वाले नहीं थे क्योंकि वे बंगाली थे और अब वे पश्चिम बंगाल में थे। गांधी के कई फैसलों की तरह इस फैसले में भी मानवतावाद और पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख का मिश्रण था। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारत सरकार ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को भारत आने से नहीं रोका, न ही इन शरणार्थियों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए अपने देश लौटने से रोकने का इरादा रखती है। लेकिन क्या ईश्वर हमारे साथ है? जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का सामना कर रहा था तो संयुक्त राष्ट्र की ओर रुख करना स्वाभाविक लग सकता था, लेकिन भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र, उसकी नौकरशाही, उसके शरणार्थी राहत अभियान, महासभा और सबसे बढ़कर उसकी सुरक्षा परिषद पर गहरा अविश्वास रखती थी। भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने अपने राजनयिकों की एक बैठक में निजी तौर पर कहा, मुझे संयुक्त राष्ट्र की पूरी तरह से अप्रभाविता पर पूरा यकीन है। वे बातें तो करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। गांधी सरकार लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र को भारत के प्रति पूरी तरह से पक्षपाती मानती थी। पेरिस में भारतीय राजदूत ने भाग्यवादी ढंग से लिखा, संयुक्त राष्ट्र संगठन इस विश्व की स्थापना को प्रतिबिंबित करता है। पश्चिम में भारत को सावधानी से देखा जाता है क्योंकि वह साम्राज्यवाद की अवधारणा का विरोध करता है और क्योंकि उसने तीसरी दुनिया का आविष्कार किया था। लोकतंत्र, मानवाधिकारों आदि के प्रति उसकी विध्वंसक भावनाओं के कारण तीसरी दुनिया में भारत को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। मुस्लिम जगत हमारी धर्मनिरपेक्षता से नाराज है। साम्यवादी देश भारत को अहंकारी और संभावित रूप से खतरनाक मानते हैं क्योंकि हमने प्रगति की एक प्रमुख शर्त के रूप में साम्यवाद को अस्वीकार कर दिया है। हम निस्संदेह ईश्वर की ओर है, लेकिन क्या ईश्वर हमारी ओर है? भारत को सुरक्षा परिषद का डर था, जहां उसे जल्द ही 2 शत्रुतापूर्ण स्थायी सदस्यों का सामना करना पड़ता, संयुक्त राज्य अमेरिका और मुख्य भूमि चीन, जो वहां ताइवान को विस्थापित करने वाला था।
जबकि चीन भारत पर पूर्वी पाकिस्तान में किसी अन्य देश को कोई भी शक्ति रखने की अनुमति देने का नीरस आरोप लगाता रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र की किसी भी ऐसी कार्रवाई को रोकने में व्यस्त था जो मुक्ति संग्राम के सफल अभियानों में बाधा डालती। वाहिनी अंततः फ्रांस में भारतीय राजदूत ने गुस्से में लिखा कि सभी स्थायी सदस्य सामूहिक नरसंहार के दोषी हैं। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने महानतम राष्ट्रपति के नेतृत्व में दक्षिणी राज्यों के अलगाव को रोकने के लिए एक खूनी गृहयुद्ध लड़ा। अल्जीरिया में फ्रांस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन निश्चित रूप से उसका प्रभाव सीमित था। नेपोलियन के शासन में स्पेन में उसका प्रदर्शन कहीं बेहतर था। मुद्दा ये है कि महाशक्तियों में विनाश की उनकी क्षमता के अलावा और कुछ भी महान नहीं है। न ही भारत को महासभा पर कोई भरोसा था, जहां उसे बहुत कम मित्र मिले। पेरिस में भारतीय राजदूत ने आरोप लगाया कि इस महान संस्था पर उन देशों का प्रभुत्व है जो लोकतंत्र, मानवाधिकारों आदि पर संदेह करते हैं और अपने देश में उन्हें दबाने की उनकी लंबी परंपरा रही है। निस्संदेह पाकिस्तान ने ये तर्क देकर अच्छा किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर सदस्य देशों में हस्तक्षेप न करने की गारंटी देता है। महासभा की बयानबाजी और आडंबरपूर्ण भाषा के प्रति खुलेआम अवमानना व्यक्त करते हुए स्वर्ण सिंह ने गुस्से में घोषणा की कि मानवाधिकारों के सभी उल्लंघनों और जारी आतंक के राज ने मानवता की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, जो कि अगर सच भी हो तो सदन में प्रकट नहीं हुआ। पेरिस में भारतीय राजदूत ने लिखा, एक बार जब कोई मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाया जाता है तो बहस और दुष्प्रचार अंतहीन हो जाते हैं, जिसका उद्देश्य मुद्दे के समाधान को रोकना होता है। अगर कार्रवाई हमारा लक्ष्य है तो संयुक्त राष्ट्र से बचना चाहिए। फिर भी जब महासचिव यूथोंट ने इस संकट को सुरक्षा परिषद में लाने का सुझाव दिया तो भारत असहज हो गया। भारत तब और भी चिंतित हो गया जब थॉन्ट ने प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के पर्यवेक्षक पूर्वी पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा के दोनों ओर निगरानी करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ये समझ नहीं पा रहा था कि कुछ पर्यवेक्षक एक पूरे जातीय समूह के नरसंहार को कैसे रोक सकते हैं। हक्सर ने लिखा कि शरणार्थियों से पूर्वी पाकिस्तान लौटने और नरसंहार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, बल्कि उन्हें बांग्लादेश के लोगों की इच्छा के अनुसार एक राजनीतिक समाधान की उम्मीद करनी चाहिए। नहीं, भारत को इस पर्यवेक्षक मिशन की देखरेख कर रहे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर भरोसा था। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की सहायता की प्रशंसा करते हुए भारत सरकार इसके प्रमुख प्रिंस सदरुद्दीन आगा खान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान का पिट्ठू माना जाता था। उन्होंने याह्या के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और शरणार्थी शिविरों पर आक्रमण और निरंतर गंदगी के लिए निजी तौर पर भारत की आलोचना की। जब सदरुद्दीन के हवाले से कहा गया कि पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति सामान्य हो गई है, तो गांधी सरकार को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण निंदा के संसदीय आह्वान का विरोध करना पड़ा। हक्सर ने गंभीरता से टिप्पणी की कि भारत अपने सभी 132 सदस्य देशों की निंदा नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पर्यवेक्षक मुक्ति वाहिनी को भारत के गुप्त समर्थन का पर्दाफाश कर सकते थे या उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन करते समय व्हाइट हाउस की यही आशा थी। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने इस योजना को तिरस्कार पूर्वक एक ब्रिटिश अमेरिकी योजना का आवरण मात्र बताया, जिसके बारे में सदरुद्दीन भी जानते प्रतीत होते हैं, जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना को पूर्वी बंगाल को कुचलने के लिए समय देना था। हक्सर ने गांधी को चेतावनी दी कि कुछ प्रमुख शक्तियां, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक है। हम इन प्रयासों का विरोध करते हैं। जैसा कि हक्सर ने प्रधानमंत्री से स्पष्ट रूप से कहा, हमारे सभी राजनयिक प्रयास ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि न तो सुरक्षा परिषद और न ही शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त पूर्वी बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता के संघर्ष में बाधा डालें। मैं ये सब ये दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि एक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित निष्क्रियता कई मायनों में इतनी हानिकारक नहीं है। इसलिए भारत ने इन प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को विफल करने के लिए सुरक्षा परिषद में अपने एकमात्र सहयोगी सोवियत संघ की ओर रुख किया। सोवियत प्रभाव के कारण पर्यवेक्षक प्रस्ताव को चुपचाप छोड़ दिया गया। युद्ध छिड़ने तक भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र से बेहद निराश रही। ये संगठन मुख्य रूप से अपने सदस्य देशों के बीच के संकटों से निपटता है, न कि उनके भीतर के। इसलिए भारत, जिसने तर्क दिया कि समस्या का असली कारण मौलिक मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन है, को वहां कोई संतुष्टि नहीं मिली। सिंह ने इसे खारिज करते हुए कहा, हर कोई कहेगा कि यह एक सामान्य भारत पाकिस्तान विवाद है। लोग ऊब जाते हैं।
भारत में लोकतंत्र। निक्सन और किसिंजर का भारत के प्रति दृष्टिकोण बेहतर हो सकता था अगर उन्हें पता होता कि दिल्ली में उनके समकक्षों को उनकी लोकतांत्रिक राजनीति कितनी कम पसंद थी। गांधी और हक्सर अयोग्य, पक्षपाती राजनेताओं, अहंकारी पत्रकारों और बाधा डालने वाले नौकरशाहों से परेशान थे। वे अपने वफादारों को प्रमुख पदों पर बिठाना चाहते थे। वे प्रतिद्वंद्वियों को उकसाते थे। वे सार्वजनिक आलोचना के प्रति संवेदनशील थे। निक्सन के व्हाइट हाउस में ये सब कुछ जाना पहचाना लग सकता था। गांधी की सरकार भारत के स्वतंत्र प्रेस के तीखे संपादकीय लेखों से चिढ़ जाती थी, जिसने उन्हें मीडिया को कमजोर करने के तरीकों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने थके हुए पत्रकारों से कहा कि भारत में हमारे जैसे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम छिपाना चाहते हो या छिपा सके। गांधी, जो पश्चिम में यहूदी प्रेस को नापसंद करती थी, विदेशी प्रेस की आलोचना के प्रति बेहद संवेदनशील थी। सिडनी शैनबर्ग, जिन्होंने एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए उनका साक्षात्कार लिया था, याद करते हैं, यह कोई सामान्य साक्षात्कार नहीं था। वो हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहती थी कि उनके उद्धरण कैसे दिए जाएंगे। विद्रोहियों को भारत के समर्थन के बारे में टाइम्स की सटीक कवरेज ने सरकार को असहज कर दिया और एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि शैनबर्ग जैसे नेकनीयत पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, अगर किया भी जाएगा। शैनबर्ग कहते हैं, भारत को शर्मिंदा करने की दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आपको बाहर नहीं निकाला, पाकिस्तान के विपरीत, लेकिन उन्होंने कभी कभी इसके बारे में सोचा। भारतीय पत्रकारों ने विद्रोहियों की लड़ाई का जिक्र तो किया ही, साथ ही गुरिल्लाओं को भारत के गुप्त समर्थन का भी खुलासा किया। हालांकि डीपी धर इस बात से शर्मिंदा थे कि प्रेस की घुसपैठ ने इन गुप्त कार्रवाइयों का पर्दाफाश कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने भी ऐसी ही कई कहानियां खोजी हैं, जिससे आधिकारिक खंडन हास्यास्पद लगने लगे। कई भारतीयों ने अपनी सरकार को असहाय और अपने पड़ोस में इस आपदा का जवाब देने में असमर्थ देखा। गांधी की सरकार प्रेस की आलोचना से पूरी तरह स्तब्ध लग रही थी। हाल ही में एक प्रमुख पत्रकार द्वारा की गई निंदा के बाद हक्सर भड़क उठे और कहा, उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि भारत सरकार मूर्खों से बनी है जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। संसद में हर तरफ से आलोचना हुई। जैसा कि हक्सर ने गांधी जी से कहा, संसद, जनमत, कांग्रेस पार्टी, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, सभी भावुक थे। हर कोई बांग्लादेश को मान्यता देने की मांग कर रहा था। दोनों सदनों में लगभग सभी दल इस खुलासे से नाराज थे कि अमेरिकी हथियारों की खेप अभी भी पाकिस्तान पहुंच रही है। वामपंथियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेश का पुरजोर समर्थन कर रही थी। गांधीजी सरकार पश्चिम बंगाल की शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को संदेह की नजर से देखती थी, जो भाकपा की तरह बांग्लादेश को तत्काल मान्यता देना चाहती थी। जैसा कि गांधीजी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ये भारतीय कम्युनिस्ट पूर्वी पाकिस्तान में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन की मदद कर सकते थे। इस आधिकारिक दृष्टिकोण के अनुसार ज्यादा उग्र वामपंथी इस संकट का इस्तेमाल भारत में क्रांति को गति देने के लिए करना चाहते थे। इस बीच दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी जनसंघ पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ हिंदू युद्ध का दबाव बना रही थी। ये आवाजें इतनी तेज हो गई कि हक्सर ने गांधी से इस अतिवादी पार्टी को उसकी भावनात्मक बयानबाजी के लिए फटकार लगाने का आग्रह किया। भारतीय जनता ने कड़े सवाल पूछे। गांधी सरकार ने नरसंहार शुरू होने से पहले पूर्वी पाकिस्तान में याह्या के सैन्य विस्तार को क्यों नहीं रोका? भारत ने बंगालियों को बचाने के लिए तुरंत आक्रमण क्यों नहीं किया? क्या बंगाली वामपंथी अवामी लीग के भारत समर्थक नेतृत्व को खत्म कर देंगे? मुक्ति वाहिनी पर इतना भरोसा क्यों, जबकि अकेले गुरिल्ला युद्ध न तो पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ सकता था और न ही शरणार्थियों को घर वापस ला सकता था? पाकिस्तान पर अभी हमला क्यों नहीं किया गया, जबकि उसकी सेनाएं अभी भी मुक्ति वाहिनी से लड़ रही थी और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कमजोर थी? मॉस्को में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब धर दिल्ली लौटे और काफी ताकत का इस्तेमाल किया, तो उन्हें विभिन्न मंचों, संसदीय लॉबी, अखबारों के दफ्तरों, निकम्मे अमीरों के गपशप घरों, कॉफी हाउसों और चाय की दुकानों से युद्ध की खुली चर्चाएं सुनकर सदमा लगा। सरकार की नीतियों की बुद्धिमत्ता और क्षमता में बुनियादी विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आम आदमी के इस भाग्यवादी विश्वास को छोड़कर कि प्रधानमंत्री किसी जादुई थैली से चमत्कार कर सकते हैं, निराशा के शुरुआती संकेत व्यापक रूप से दिखाई दे रहे हैं। संसद में उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा कि वे एक ऐसे असंतोष से पीड़ित हैं जिसमें दैवीयता का स्पर्श है। कुछ भारतीयों का मानना था कि मार्च में पाकिस्तान पर तुरंत हमला न करके गांधी ने अपना सबसे अच्छा मौका गंवा दिया था।
धर का मानना था कि सरकार ने अपनी विदेश नीति को ठीक से स्पष्ट नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 लाख शरणार्थियों के भारत में स्थायी रूप से बसने की संभावना से जनता में दहशत फैल गई है, जबकि पाकिस्तान असुविधाजनक हिंदुओं के अवशेषों का सफाया करने में सफल रहा है। संसद के बाहर जयप्रकाश नारायण ने कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने राष्ट्रव्यापी चुनाव जीत लिया था, लेकिन मार्च 1972 में 13 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले थे और वो हारना पसंद नहीं करती थी। गांधी के पास अभी भी लोकसभा में भारी बहुमत और एक मजबूत व्यक्तिगत स्वीकृति रेटिंग थी और वो अभिजात वर्ग और अल्पशिक्षित जनता की सापेक्षिक शक्तिहीनता पर भरोसा कर सकती थी, जिनकी विदेश नीति से ज्यादा गंभीर चिंताएं थीं। हालांकि उनके चुनावी जनादेश ने उन्हें समय बिताने की अनुमति दी थी। जनरल सैम मानेकशॉ की ठंडे मौसम का इंतजार करने की सलाह का पालन करते हुए फिर भी उन्हें जवाब देना था। जैसा कि गांधी ने 2 राष्ट्रीय चुनावों में सीखा, भारतीय राजनेता मतपेटी पर फलते फूलते हैं और वे लगातार अगले चुनाव की चिंता करते रहते हैं। हालांकि जनता की उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन उनकी लोकप्रियता हमेशा कई घरेलू समस्याओं से बाधित रही। उनकी गरीबी विरोधी प्रतिज्ञाएं, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, हड़तालें और भ्रष्टाचार। आधे से ज्यादा भारतीय बांग्लादेश को मान्यता देना चाहते थे, जिसका मतलब संभवतः युद्ध होता, जबकि केवल 1/4 ने ऐसा करने का विरोध किया, जो सरकार का घोषित रुख था। विदेश मंत्रालय में हक्सर की शिष्या अरुंधति घोष याद करती है, हक्सर साहब शरणार्थियों और जनमत को छोड़कर युद्ध के बिल्कुल खिलाफ होते। इससे भी बदतर, भारत की विक्षिप्त नौकरशाही इस संकट से पूरी तरह अभिभूत थी। हक्सर को अपने अधीनस्थों के बारे में किसिंजर जैसी ही कई शिकायतें थीं। उन्होंने अपने भरोसेमंद सहयोगियों पर भरोसा करना ज्यादा पसंद किया और धर को निर्वासित बांग्लादेश सरकार का मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त किया। भारतीय जनमत से नाराज होकर धर ने इसे सबसे क्रांतिकारी तरीके से विफल करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पूछा, क्या हम आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये समझते हुए कि भारतीय अपने मौलिक अधिकारों के निलंबन से पीछे हटेंगे, उन्होंने सुझाव दिया कि मौलिक अधिकारों के प्रभाव को निलंबित किए बिना ही आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। यह 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा अंततः घोषित आपातकाल का एक अशुभ संकेत था, जो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में सबसे बुरा व्यवधान था।